नमस्कार दोस्तों, गुरुजी तर्कस में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार रावत आप लोगों को भैया उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा था। जैसा आप लोगों को पता है कि मेरी टीम के द्वारा आप लोगों को लगातार नए नए वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और आप लोग उन वीडियो पर अधिक से अधिक क्या कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं भैया। इसी आशा के साथ आज हम एक नया प्रैक्टिस लेकर आए हैं। तो आपसे आशा यही होगी कि आप लोग कॉपी पेन ले लेंगे और जो हम बताते चलेंगे उनको नोट करते चलिएगा और आने वाली जो परीक्षा है 23 अगस्त को आप लोग अच्छा कर सके। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, मन तन इसी में लगाइएगा, पढ़ने में लगाइएगा। 7 घंटे लगातार पढ़ते रहिएगा। लगातार का मतलब ये नहीं कि लगातार पढ़ते रहें, लेकिन 7 घंटे आप अपने आप को जोड़ दीजिएगा जिससे आने वाली परीक्षा जो है आपकी वो निकल सके। ठीक, इसी आशा के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को गुरुजी तर्कस चैनल को सबसे पहले क्या करना है भैया, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है भैया, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटें हासिल हों। कितनी सीटें हासिल हों, यहाँ पे मिस हो गया भैया। ठीक है, तो लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितनी सीटें हासिल हों। तो पहला ऑप्शन है 1/4, बी वाला ऑप्शन है भैया 1/8, सी वाला ऑप्शन है 1/6, डी वाला ऑप्शन है 1/10। तो आप लोगों को बताना है, सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं। तो वर्तमान में भैया, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं भैया। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें, तो वर्तमान में लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो कितनी है भैया, तो 550 हैं। कितनी है भैया, 550 हैं। कितनी है, 550 हैं। अगर यहीं पर बात करेगा कि कुल सीटों का कितना प्रतिशत विपक्ष का नेता बनने के लिए चाहिए भैया, तो कुल सीटों का भैया 1/10 भाग। कितना भाग, 1/10 भाग जो है ये विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए उसको सीटें चाहिए। तो 1/10 हम भाग निकाल लेते हैं। 550 का कितना होता है, तो 550 का 1/10 निकालेंगे भैया तो का मतलब होता है गुणा, 0 से 0 काटेंगे तो 55 कम 55। तो विपक्ष का नेता बनने के लिए भैया, विपक्ष का नेता बनने के लिए न्यूनतम जो सीटें हैं वो कितनी चाहिए भैया, तो न्यूनतम सीटें कितनी चाहिए भैया, 55 सीटें चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है भैया, 1/4 सही है, बी 1/8 सही है, सी 1/6 सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही भैया, 1/10 सीटें जो है वो विपक्ष का नेता बनने के लिए चाहिए। तो न्यूनतम सीटें कितनी हैं भैया, तो विपक्ष का नेता बनने की न्यूनतम जो सीटें हैं वो कितनी हैं भैया, 55 हैं। अब हम लोग बात करेंगे भैया, भारतीय संसद के बारे में बात करेंगे। भारत की संसद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत की संसद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत की संसद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो हमारी संसद है इसका वर्णन जो संविधान में है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो हमारी संसद का जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 में संसद का वर्णन किया गया है। जो हमारी संसद है ये 3 भागों से मिलकर बनी हुई है। कितने भागों से मिलकर बनी हुई है, तो 3 भागों से मिलकर बनी हुई है। पहले नंबर पे है भैया क्या, राष्ट्रपति। पहले नंबर पे है क्या है, राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। दूसरे नंबर पे क्या है भैया, तो दूसरे नंबर पे है राज्यसभा। और तीसरे नंबर पे क्या है बाबू, तो तीसरे नंबर पे है लोकसभा। तो जो हमारी संसद है वो 3 भागों से मिलकर बनी है। पहले नंबर पे है राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर है राज्यसभा, तीसरे नंबर पे है भैया लोकसभा। अगर यहीं पे बात करें कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है भैया, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है, तो संसदीय शासन प्रणाली जो है भैया ये ब्रिटेन देश से ली गई। कहाँ से ली गई है भैया, ब्रिटेन देश से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन देश से ली गई है।
ये भी आप लोग याद रखिएगा कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है भैया, तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन देश से ली गई है। अगर आपसे बात करता है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन है भैया, तो किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 52 से 61 तक जो वर्णन किया गया है वो किसका वर्णन किया गया है, वो राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अगर यहीं पर बात करता है भैया, अगर आप लोगों से बात करता है कि राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो राज्यसभा का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 80 में किया गया है। किस में किया गया है, 80 में किया गया है। अगर आपसे बात कर लेता है कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है भैया, तो लोकसभा का जो वर्णन है ये संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। किस में किया गया है भैया, संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। अगर आपसे पूछ ले भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में बताया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में बताया गया भैया, तो ये आर्टिकल 52 में बताया गया। किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद 52 में बताया गया। किस में बताया गया, 52 में बताया गया। अगर आपसे पूछ लेता है महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है भैया ये अनुच्छेद 61 में है। किसमें है भैया, अनुच्छेद 61 में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाभियोग की प्रक्रिया, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है भैया, तो राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है। अगर आप लोगों से बात करें राज्यसभा के बारे में, तो थोड़ी चर्चा हम लोग राज्यसभा के बारे में कर लेते हैं। राज्यसभा के बारे में आप लोगों से बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है भैया राज्यसभा का वर्णन, तो राज्यसभा के अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया। किसमें वर्णन किया गया, अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है। अगर आप लोगों से बात करें कि सबसे पहले राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो राज्यसभा का गठन सबसे पहले 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा का गठन सबसे पहले कब किया गया, तो राज्यसभा का सबसे पहले गठन जो किया गया वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों से बात करें कि राज्यसभा को भैया इसको स्थायी सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। स्थायी सदन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है राज्यसभा को भैया, तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। किस सदन के नाम से जाना जाता है भैया, उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप लोगों से बात करें कि स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। क्यों, इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जाता, भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है भैया, इसे स्थायी सदन कहा जाता है। लेकिन इसके जो व्यक्तियों का कार्यकाल, ये सदन के जो भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनके सदस्य जो होते हैं भैया, सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं भैया। सदस्य 2 वर्ष के अंतराल में क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगर आप लोगों से पूछे कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल जो होता है भैया वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है भैया, 6 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने की, तो न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए भैया वो कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम जो आयु है वो कितने वर्ष की होनी चाहिए, वो 30 वर्ष की होनी चाहिए। कितने वर्ष की होनी चाहिए भैया, 30 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आप लोगों से बात कर लेता है यहीं पर, अगर आपसे बात करता है भैया कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में कुल सीटें कितनी हैं भैया, तो कुल सीटों की संख्या जो है, कुल सीटें कितनी हैं, तो कुल सीटें जो हैं वो कितनी हैं, तो 250 हैं। कितनी सीटें हैं भैया, तो 250 सीटें हैं। कुल सीटें कितनी हैं, 250 हैं। अगर यहीं पर बात कर लेता है कि वर्तमान में कितनी हैं, तो वर्तमान में सीटें कितनी हैं भैया, तो 245 हैं। कितनी सीटें हैं,
245 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं भैया? 245 सीटें हैं। 245 सीटों में से भैया जो 229 सीटें होती हैं, कितनी सीटें भैया? 229 सीटें ये कहाँ से आती हैं? तो भैया ये 229 सीटें जो हैं ये राज्यों से आती हैं। कहाँ से आती हैं? राज्यों से आती हैं। अगर आप लोगों से पूछे कि 4 सीटें कहाँ से आती हैं भैया, तो 4 सीटें जो हैं, 4 सीटें ये कहाँ से आती हैं? तो 4 सीटें जो हैं ये संघ शासित प्रदेशों से आती हैं। संघ शासित प्रदेशों से आती हैं। कहाँ से? संघ शासित प्रदेशों से आती हैं। संघ शासित प्रदेशों से आती हैं। 4 में भैया आपकी 3 जो सीटें हैं, 3 सीटें ये कहाँ से हैं भैया? तो 3 सीटें दिल्ली से हैं। कहाँ से हैं भैया? दिल्ली से हैं। अगर 1 सीट की बात करेगा तो 1 सीट जो है ये कहाँ से है भैया? तो 1 सीट जो है ये कहाँ से है? तो ये पुडुचेरी से है। कहाँ से है भैया? पुडुचेरी से। अगर आप लोगों से पूछे कि 229 और 4 कितना हुआ, तो 229 और 4 233 हुआ। तो ये 2 राज्य और संघ शासित प्रदेश मिलकर कितनी सीटें हैं वहाँ की? तो भैया 233 है। अगर आप लोगों से बात करें कि हैं तो वर्तमान में 245, होनी कितनी चाहिए? अभी कितनी कम है भैया? तो कितनी कम है भैया? तो 12 सीटें कम है। कितनी सीटें कम है भैया? तो 12 सीटें कम है। और ये 12 सीटें कौन? तो 12 सीटें जो होता है भैया भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है? मनोनीत की जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती हैं? 12 सीटें मनोनीत की जाती हैं। और 12 सीटें कहाँ से आती हैं? तो कला, विज्ञान, खेल, साहित्य आदि स्थानों से 12 सीटें भरी जाती हैं। अगर आप लोगों से बात करता है भैया, यहीं पर बात कर लेगा, अगर बात कर लेगा कि वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है भैया? तो वर्तमान में राज्यसभा जो अध्यक्ष हैं भारत के उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है भारत का भैया? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन है भैया? उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में भैया कौन है अध्यक्ष? तो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक भैया, जगदीप धनखड़ हैं। अगर आपसे बात कर लेता है कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? उपसभापति कौन है राज्यसभा के? तो उपसभापति कौन है? हरिवंश हैं। कौन है भैया? हरिवंश नारायण। कौन है भैया? हरिवंश नारायण है। कौन है भैया? हरिवंश नारायण है। कौन है? उपसभापति हरिवंश नारायण है। अगर यहीं पर आप लोगों से बात कर ले कि राज्यसभा के सदन का नेता कौन है? सदन का नेता कौन है भैया? तो जयप्रकाश नड्डा हैं। कौन है भैया? जयप्रकाश नड्डा हैं। जयप्रकाश नड्डा जी हैं। कौन है भैया? जयप्रकाश नड्डा जी हैं सदन के नेता। अगर आपसे पूछे भैया विपक्ष का नेता कौन है वर्तमान में? विपक्ष का नेता कौन है? तो शायद लोगों को पता होगा विपक्ष के नेता कौन है भैया? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कौन है भैया? मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं भैया ये कौन है? तो ये वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है भैया? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। अगर आप लोगों से बात कर लेता है कि उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण है। सदन का नेता कौन है भैया? तो जयप्रकाश नड्डा है। अगर आपसे पूछ लेता है विपक्ष का नेता कौन है? तो भैया मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। यहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे भैया लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे भैया? तो लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है भैया किस आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 81 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। ठीक है भैया, और लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है भैया? तो लोकसभा को भैया किस नाम से जाना जाता है? निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। जनता का सदन के नाम से जाना जाता है। जनता का सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, और लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है भैया वो कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है?
5 वर्ष का होता है। न्यूनतम उम्र कितनी होती है भैया लोकसभा सदस्य बनने की? तो न्यूनतम जो उम्र है वो कितने वर्ष है? तो न्यूनतम उम्र जो है वो 25 वर्ष है। कितने वर्ष है भैया? 25 वर्ष है। यहीं पर अगर आपसे बात करें कि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं भैया, तो कुल सीटें कितनी हैं? तो कुल सीटें जो हैं, कुल सीटों की बात करेगा तो भैया 550 हैं। अगर यहीं पर अगर आपसे बात कर लेता है, अगर यहीं पे बात कर लेगा कि वर्तमान में कितनी हैं, तो वर्तमान में जो सीटें हैं वो कितनी है भैया? तो वर्तमान में सीटें जो हैं 543 हैं। कितनी सीटें हैं भैया? 543 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं भैया? 543 सीटें हैं। और एक बात याद रखिएगा, नोट रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, पेपर में आ भी सकता है। 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत आंग्ल भारतीयों के पद को समाप्त कर दिया गया है। किसके पद को समाप्त कर दिया गया? आंग्ल भारतीयों के पद को समाप्त कर दिया गया, के पद को समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसको भी याद रखिएगा। कौन सा संविधान संशोधन था भैया? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत आंग्ल भारतीयों के पद को क्या कर दिया गया भैया? समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे भैया, अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान में सीटें कितनी हैं, तो भैया 543 हैं। कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 550 है। लोकसभा का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। न्यूनतम सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है भैया? तो न्यूनतम जो उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है। अब हम लोग बात करेंगे भैया, अब हम लोग बात करेंगे लोकसभा, बात करते हैं लोकसभा। बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं, याद रखिएगा। लोकसभा के बारे में चर्चा चल रही है। लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, पहले बात ये बता देते हैं लोकसभा का गठन कब किया गया था भैया? तो लोकसभा का जो गठन था ये कब किया गया था भैया? तो लोकसभा का गठन जो है ये 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था भैया? लोकसभा का गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 को। अगर यहीं पे बात करें कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भैया? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे भैया वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे भैया? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगर यहीं पे बात कर लेता है कि वर्तमान में कौन है भैया, तो वह वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष कौन है भैया? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला है। कौन है भैया? ओम बिड़ला है। कौन है? ओम बिड़ला जी हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है, तो भैया 18वीं नंबर की लोकसभा चल रही। कौन से नंबर की भैया? तो 18वीं लोकसभा का गठन किया गया है अभी हाल ही में। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला जी हैं। अगर आपसे पूछे संसदीय सदन के नेता कौन है, इसमें पूछ लेता है संसदीय, अगर आपसे पूछ लेता है भैया, अगर यहीं पे पूछ लेता है संसदीय कार्य मंत्री कौन है भैया? संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो संसदीय कार्य मंत्री कौन है? आप लोगों को पता होगा कि संसदीय कार्य मंत्री कौन है भैया? किरेन रिजिजू है। कौन है भैया? किरेन रिजिजू है। कौन है भैया? किरेन रिजिजू है। अगर आप लोगों से बात कर लेता है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है भैया, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है भैया? तो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दास मोदी। कौन है भैया? श्री नरेंद्र मोदी। कौन है भैया? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक भैया, इनका पूरा नाम क्या है? तो दामोदर दास नरेंद्र मोदी भैया। ठीक है।
अगर आप लोगों से बात कर लेता है, यहीं पर अगर बात कर लेता है कि विपक्ष का नेता वर्तमान में कौन है, विपक्ष का नेता 10 साल तक जो लोकसभा चली है, यानी 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा, इसमें विपक्ष का कोई नेता नहीं था। 10 साल के बाद अब की बार जो है विपक्ष का नेता चुना गया है। वो किसे चुना गया है भैया? तो विपक्ष का जो नेता चुना गया है वो राहुल गांधी को चुना गया है। किसको चुना गया भैया? राहुल गांधी को चुना गया है। किसको चुना गया है भैया? राहुल गांधी को जो है विपक्ष का क्या चुना गया है? नेता चुना गया है। ये था पॉइंट जो है, ये लोकसभा से कुछ पॉइंट थे, याद रखिएगा। हो सकता है पेपर में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि लोकसभा का गठन कब किया गया था। तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भैया 5 वर्ष का होता है। अगर आपसे पूछ लेता है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वर्तमान में कौन है भैया? तो ओम बिड़ला जी हैं। कौन है भैया? ओम बिड़ला जी हैं। अगर आप लोगों से बात करता है कि एंग्लो इंडियन का पद कब समाप्त किया गया या एंग्लो इंडियन का पद कब समाप्त किया गया भैया, तो एंग्लो इंडियन का पद जो है समाप्त किया गया 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। ठीक भैया। अगर आप लोगों से पूछे कि वर्तमान में सीटें लोकसभा की कितनी है, तो वर्तमान में लोकसभा की सीटें भैया 543 हैं। अगर यहीं पे बात कर लेता है कि कुल सीटें कितनी है भैया, तो कुल सीटों की संख्या जो है वो 550 है। अगर आपसे पूछ लेता है कि वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। अगर आप लोगों से पूछ लेता है यहाँ पे उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण जी हैं। अगर आप लोगों से पूछ लेता है कि सदन का नेता कौन है, तो जगत प्रकाश नड्डा हैं। अगर आप लोगों से पूछ लेता है विपक्ष का नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। ठीक है भैया। तो ये पॉइंट कुछ थे, हम लोगों ने चर्चा कर ली। लोकसभा राज्यसभा के बारे में हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर ली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है भैया? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पहला ऑप्शन है डल झील है, बी वाला ऑप्शन है नैनीताल है, सी ऑप्शन है वुलर झील है, डी भीमताल है। आप लोगों को बताना है भैया भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भैया कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भैया, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भैया? तो आप लोगों को पता होगा मीठे पानी की झील कौन सी है। तो मीठे पानी की झील है भैया उलर झील। कौन सी झील है भैया? उलर झील। और उलर झील कहाँ स्थित है भैया? तो उलर झील जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगर आप लोगों से पूछ लेता है भारत की, अगर आपसे पूछ लेता है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है भैया? तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो चिल्का झील है। कौन सी झील है भैया? चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ स्थित है भैया? तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? उड़ीसा में स्थित है। अगर यहीं पर बात कर लेता है आप लोगों से भैया, अगर यहीं पर बात कर लेता है कि भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है भैया? भारत की सबसे लंबी झील, तो भारत की सबसे लंबी झील जो है वो कौन सी है भैया? तो भारत की सबसे लंबी झील जो है वेम्बनाड झील है। कौन सी है भैया? वेम्बनाड झील है। ये कहाँ स्थित है वेम्बनाड झील? तो वेम्बनाड झील जो है भैया केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? केरल में स्थित है वेम्बनाड झील। अगर यहीं पर बात कर लेता है आप लोगों से, यहीं पर आपसे बात कर लेता है कि भारत की क्रेटर झील कौन सी है भैया? क्रेटर झील का मतलब होता है जो ज्वालामुखी उद्गम से बनी हुई है। ठीक है भैया। तो भारत की क्रेटर झील कौन सी है भैया? तो क्रेटर झील जो है वो कौन सी है? तो भारत की क्रेटर झील जो है ये वो भैया लोनार झील है। कौन सी झील है भैया? लोनार झील है। कहाँ स्थित है लोनार झील? अगर आपसे बात करता है लोनार झील कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ स्थित है भैया? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आप लोगों से यही बात कर लेता है कि भारत की
भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भैया अगर आपसे पूछ लेता है तो खारे पानी की झील कौन सी है, तो खारे पानी की झील है आपकी कौन सी भैया, सांभर झील। कौन सी झील है, सांभर झील है। और सांभर झील कहाँ स्थित है तो आप लोगों को पता होगा, कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अगर आप लोगों से यही बात कर लेता है भैया कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है भैया, ऊंची झील, तो भारत की सबसे ऊंची झील जो है वो कौन सी है भैया, चेलामू झील है। कौन सी है भैया, चेलामू झील है, चेलामू। और चेलामू झील कहाँ स्थित है भैया, तो चेलामू झील जो है ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया, सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। अगर आप लोगों से बात करता है भैया कि लोकटक झील कहाँ स्थित है, लोकटक झील कहाँ स्थित है, लोकटक झील कहाँ स्थित है भैया, तो लोकटक झील जो है भैया ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया, मणिपुर में स्थित है। और इसी लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भैया। कौन सा उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा है। एक लोकटक झील में राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा राष्ट्रीय उद्यान है भैया, तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। कैसा राष्ट्रीय उद्यान भैया, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम क्या है भैया, तो केबुल लामजाओ। क्या नाम है भैया, केबुल लामजाओ। ये कहाँ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भैया, तो मणिपुर में स्थित है। किस झील में स्थित है भैया, तो लोकटक झील में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछ ले सकता है भैया। अगर आपसे बात करता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है भैया, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है भैया, तो आप लोगों को पता है वो होगा कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद वल्लभ पंत झील कहाँ स्थित है भैया, तो ये स्थित है रिहंद नदी पर। कहाँ स्थित है भैया, किस नदी पर स्थित है, तो रिहंद नदी पर स्थित है। किस नदी पर, तो रिहंद नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है भैया, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया, उत्तर प्रदेश में। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है भैया, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है जो रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगर आप लोगों से बात कर लेता है यहीं पर बात अगर कर लेता है भैया, विश्व की कुछ झीलों के बारे में हम लोग जान लेंगे भैया। किसके बारे में जान लेंगे भैया, तो विश्व की प्रमुख झीलें, विश्व की प्रमुख झीलें, विश्व की प्रमुख झीलें। हम क्वेश्चन भले ही कम कर रहे हैं लेकिन हम इतना ज़्यादा आप लोगों को बता दे रहे हैं कि यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप लोग क्लास को जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है भैया। आप लोग जितना प्यार देंगे इस कक्षा को उतना ही अच्छा मेरे लिए होगा और आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए भी होगा, क्योंकि आप लोगों को इस कक्षा से लाभ ही मिलेगा, हानि नहीं मिलेगी। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट किया कीजिए, आप लोग जरूर क्लास को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि एक छोटा सा चैनल है जो आपके लिए प्रतिबद्ध है, सिर्फ आप लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। कौन सा चैनल भैया, तो गुरुजी तर्कश चैनल जो है आप लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। तो बात करते हैं हम लोग विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। तो पहली झील है आप लोगों की विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भैया, तो विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है भैया, सुपीरियर झील है। कौन सी है, सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील।
अगर यहीं पे बात करता है आप लोगों से भैया कि विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है भैया? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है भैया? कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील कौन सी है भैया? कैस्पियन सागर झील। अगर यहीं पर आप लोगों से बात कर लेता है विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील, विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है भैया? तो गहरी झील कौन सी है भैया? बैकाल झील है। कौन सी है भैया? बैकाल झील। बैकाल झील ये कौन सी झील है भैया? गहरी झील है। अगर आप लोगों से बात कर लेता है विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील, लवणीय झील, विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है भैया? तो आप लोगों को पता होगा वान झील। कौन सी भैया? वान झील। वान झील, और वान झील कहाँ स्थित है भैया? तो तुर्की में स्थित है वान झील। ठीक है, वान झील। अगर आप लोगों से बात कर लेता है विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? सबसे ऊंची झील, ऊंचाई पर स्थित झील, ऊंची झील कौन सी है भैया? तो सारे लोगों को पता होगी ऊंचाई पे स्थित होने वाली झील टिटिकाका झील है। कौन सी झील है भैया? टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील कौन सी झील है? टिटिकाका झील है। ये टिटिकाका झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो टिटिकाका झील जो है भैया दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगर आपसे वान झील पूछे कहाँ स्थित है भैया? तो वान झील जो है ये तुर्की में स्थित है। अगर आप लोगों से बैकाल झील पूछे कहाँ स्थित है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बैकाल झील कहाँ स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी भैया? तो सुपीरियर झील है। बड़ी झील कौन है? सबसे बड़ी कैस्पियन सागर झील है। बड़ी गहरी झील कौन सी है भैया? बैकाल झील है। बड़ी लवणीय झील कौन सी है भैया? तो वान झील तुर्की में है। और ऊंची झील कौन सी है भैया? तो टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो हम लोगों ने विश्व की कुछ झीलों के बारे में चर्चा की और कुछ भारत की झीलों के बारे में चर्चा की। तो आप लोगों से आशा यही होगी कि आप लोग नोट कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक इसका रिवीजन करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, चीज़ों को याद करते चलेंगे भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा अंकलेश्वर स्थित है। ये अंकलेश्वर है क्या? ठीक है, एक स्थान है, कहाँ पर स्थित है आप लोगों को बताना है। अंकलेश्वर स्थित है, पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में स्थित है, बी गुजरात में स्थित है, सी भैया असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? असम में स्थित है। असम में स्थित है। डी राजस्थान में स्थित है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइए कि अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है भैया? तो आप लोगों को पता होगा कि अंकलेश्वर कहाँ स्थित है। तो अंकलेश्वर जो है भैया एक गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। और अंकलेश्वर में है क्या भैया? तो अंकलेश्वर में भैया, अंकलेश्वर में क्या है? तो अंकलेश्वर में तेल शोधनशाला है। क्या भैया? तेल शोधनशाला। तेल शोधनशाला। अगर आप लोगों से पूछे कि तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है गुजरात में, तो अंकलेश्वर में स्थित है। इसकी खोज कब की गई थी भैया तेल शोधनशाला की? तो 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में की गई थी। अगर आपसे पूछे भैया कि सबसे पहले तेल शोधनशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तेल शोधनशाला, तेल शोधनशाला, तेल शोधनशाला सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी भैया? तो तेल शोधनशाला सबसे पहले जो है ये एक स्थान पड़ता असम में, डिगबोई। कौन सा स्थान भैया? डिगबोई। डिगबोई पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया? तो असम में पड़ता है। और असम में सबसे पहली तेल शोधनशाला की स्थापना की गई थी। कब तेल शोधनशाला की स्थापना की गई थी? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कब स्थापना की गई थी। तो तेल शोधनशाला की स्थापना जो है ये 11 दिसंबर 1901 में की गई थी। कब की गई थी भैया? 11 दिसंबर 1901 में डिगबोई में तेल शोधनशाला की स्थापना की गई थी। अगर यहीं पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का सबसे पहले तेल कुआं कहाँ खोजा गया? तेल कुआं कहाँ खोजा गया? तो भारत का सबसे पहले
भारत का, नोट करिएगा, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करिएगा, भारत का पहला तेल कुआं भैया कब खोजा गया भैया? तो तेल कुआं जो खोजा गया भारत का, वो कब खोजा गया भैया? तो 1867 में खोजा गया। कब खोजा गया? 1867 में खोजा गया। कहाँ खोजा गया भैया? तो माकूम आश्रम में खोजा गया। कहाँ खोजा गया? माकूम आश्रम में खोजा गया। कहाँ खोजा गया भैया? माकूम आश्रम में खोजा गया। अगर यहीं पर बात करें कि असम में कितनी तेल शोधनशाला है, तो असम में भैया एक तेल शोधनशाला है बगाई गांव तेल शोधनशाला। बगाई गांव तेल शोधनशाला ये भी स्थित है कहाँ भैया? अगर आपसे पूछा बगाई गांव तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है, तो बगाई गांव तेल शोधनशाला जो है भैया ये असम में स्थित है। अगर आप लोगों से पूछ लेता है नूनामाती तेल शोधनशाला, नूनामती तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है भैया? तो नूनामती तेल शोधनशाला जो है ये असम में स्थित है। अगर आपसे यहीं पर बात कर लेता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी तेल शोधनशाला है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में भैया, मथुरा जिले में मथुरा तेल शोधनशाला स्थापित की गई। कब तेल शोधन स्थापित की गई भैया मथुरा में? तो मथुरा में स्थापित की गई है 1982 में। कब स्थापित की गई भैया? 1982 में। मथुरा की तेल शोधनशाला के कारण जो आपका जो ताजमहल है वो बदरंग हो रहा है। किसके कारण बदरंग हो रहा है भैया? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है ताजमहल का रंग जो है फीका पड़ रहा है। इसको भी याद रखिएगा। किस तेल शोधनशाला के कारण भैया? तो मथुरा तेल शोधनशाला के कारण जो आगरा का ताजमहल है उसका जो कलर है या संगमरमर का जो कलर है, जो लाइट है, वो गायब हो रही है। किसके कारण गायब हो रही है भैया? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण गायब हो रही है। अगर आपसे बात करता है भैया यहीं पर कि ताती पाका तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? ताती पाका तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है भैया? शोधनशाला, तो ताती पाका तेल शोधनशाला जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर आप लोगों से पूछ लेता है कि बरौनी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो बरौनी तेल शोधनशाला जो है भैया ये कहाँ स्थित है? तो ये बेगूसराय बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? बेगूसराय बिहार में स्थित है। बरौनी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है भैया? तो बरौनी बेगूसराय बिहार में स्थित है। अगर यहीं पर बात कर लेता है आप लोगों से कि पारादीप तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? पारादीप तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो पारादीप तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है भैया? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगर आप लोगों से पूछ लेता है यहाँ पे कि नागपट्टनम तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नागपट्टनम तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? नागपट्टनम तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नागपट्टनम तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है भैया, इसी तरीके से क्लास को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, जिससे आने वाले दिनों में आप लोग हमें भी वहाँ देख सकते हैं जहाँ आप लोग देखना चाहते हैं, और हम भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं जहाँ आप लोग पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है भैया,
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अवध राज्य का अंतिम शासक था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूर्ण संभावना है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? पहला है ऑप्शन वाजिद अली शाह है, बी ऑप्शन बहादुर शाह है, सी मसूद अली है, डी निजाम शाह है। कौन है भैया? निजाम शाह है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो भैया हम लोग बात करते हैं, अवध राज्य का जो अंतिम शासक था वो वाजिद अली शाह था। कौन था भैया? अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह था भैया। और इसकी पत्नी का क्या नाम था भैया? तो पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। क्या नाम था भैया? बेगम हजरत महल। इसकी पत्नी का नाम था, किसकी पत्नी का नाम था? तो बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी का नाम था। अगर यहीं पे बात करता है पुत्र का क्या नाम था, पुत्र का नाम क्या था? तो बिजरिश कादिर था। बिजरिश कादिर था। अब यहाँ पे बात आती है, एक बात आती है, बात मैं बताता हूँ कि हड़प नीति के द्वारा, किसके द्वारा भैया? हड़प नीति के द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर, किसका आरोप लगाकर भैया? कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया गया। किसको हड़प लिया गया भैया? अवध को हड़प लिया गया। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया गया। अगर आप लोगों से पूछता है कि ये हड़प नीति किसके द्वारा शुरू की गई, तो इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। हड़प नीति के बारे में आप लोग बताइएगा, आप लोग पढ़ भी चुके हैं। एक व्यक्ति था, एक जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी को भैया हड़प नीति का जनक कहा जाता है। किस नीति का जनक कहा जाता है भैया? तो लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति या दूसरा पॉइंट कहें चूक नीति या कहें भैया व्यपगत का सिद्धांत इसका जनक किसे माना जाता है भैया? तो हड़प नीति का जनक भैया लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। और हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सतारा रियासत को हड़पा गया था। किस रियासत को हड़पा गया भैया था? सतारा रियासत को कब हड़पा गया था? तो भैया 1848 में हड़पा गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस रियासत को हड़पा गया भैया? तो सतारा रियासत को हड़पा गया और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको हड़पा गया। यह लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति का क्या कहा जाता है भैया? जनक कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सतारा रियासत को हड़पा गया सबसे पहले। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सतारा रियासत को 1848 ईस्वी में हड़पा गया भैया। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हड़प नीति के तहत सबसे पहले किन रियासतों को हड़पा गया? तो सबसे पहली रियासत का नाम था आपका सतारा को हड़पा गया। इसके बाद किस रियासत को हड़पा गया? तो इसके बाद किसको हड़पा गया? तो जैदपुर रियासत को हड़पा गया। सतारा के बाद किस रियासत को हड़पा गया? जैदपुर रियासत को हड़पा गया। इसके बाद अगर आपसे बात करें किसको हड़पा गया, तो संबलपुर रियासत को हड़पा गया। किस रियासत को हड़पा गया भैया? तो संबलपुर रियासत को हड़पा गया। अगर बात करेगा इसके बाद किस रियासत को हड़पा गया भैया, तो बघाट रियासत को हड़पा गया। बघाट के बाद अगर आपसे बात करता है किस रियासत को हड़पा गया भैया, तो उदयपुर रियासत को हड़पा गया। और उदयपुर रियासत के बाद किस रियासत को हड़पा गया भैया, तो झांसी रियासत को हड़पा गया।
किस रियासत को हड़पा गया भैया? झांसी रियासत को हड़पा गया। और झांसी के बाद किस रियासत को हड़पा गया? तो झांसी के बाद आपका नागपुर रियासत को हड़पा गया। किस रियासत को हड़पा गया? नागपुर रियासत को हड़पा गया। ये मिलाने को आ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतारा को कब हड़पा गया भैया? तो सतारा को 1848 ईस्वी में हड़पा गया। कब हड़पा गया भैया? तो 1848 ईस्वी में हड़पा गया। जैदपुर और संभल को कब हड़पा गया भैया? तो 1849 ईस्वी में हड़पा गया। 1849 ईस्वी में हड़पा गया। अगर आपसे यहीं पर बात करता है कि बघाट को कब हड़पा गया भैया? तो बघाट को भैया 1850 ईस्वी में हड़पा गया। कब हड़पा गया भैया? तो 1850 ईस्वी में हड़पा गया। अगर यहीं पर आप लोगों से बात कर लेता है कि उदयपुर को कब हड़पा गया भैया? तो उदयपुर को 1852 ईस्वी में हड़पा गया। कब हड़पा गया भैया? 1852 ईस्वी में हड़पा गया। और झांसी को कब हड़पा गया भैया? तो झांसी को कब हड़पा गया भैया? तो 1853 ईस्वी में हड़पा गया। अगर यहीं पर बात करता है नागपुर को कब? तो नागपुर को 1854 ईस्वी में हड़पा गया। हड़प नीति के तहत सबसे पहले भैया सतारा, दूसरे नंबर पे जैदपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को हड़पा गया। होता क्या है कि 1856 में क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अवध राज्य का अंतिम शासक जो था भैया वाजिद अली शाह था। और इस पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी को, कब भैया? 1856 ईस्वी को इसको हड़प लिया गया। किसको हड़प लिया गया? अवध को हड़प लिया गया। और अवध को हड़पने के बाद बेगम हजरत महल की बात करें तो बेगम हजरत महल ने भैया बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 ईस्वी को 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेतृत्व लखनऊ से किया था। कहाँ से किया था भैया? तो लखनऊ से। अगर आप लोगों से पूछ लेता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल के द्वारा 4 जून 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया गया भैया? तो लखनऊ से किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे यहीं पर लॉर्ड डलहौजी के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे तो डलहौजी के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं थोड़ा भैया। लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो है ये भैया 1848 ईस्वी से प्रारंभ होता है, 1856 तक ये शासन करता है। ठीक है भैया। इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही सबसे पहले तार विभाग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी भैया? तो तार विभाग की स्थापना की गई थी। कहाँ कब की गई थी भैया? तो 1852 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी तार विभाग की स्थापना? तो तार विभाग की स्थापना 1852 ईस्वी में की गई थी। सबसे पहले तार सेवा कहाँ शुरू की गई भैया? तो सबसे पहले तार सेवा जो है ये कहाँ शुरू की गई? तो सबसे पहले तार सेवा जो है ये कहाँ शुरू की गई? तो सबसे पहले तार सेवा पेशावर से कोलकाता के लिए शुरू की गई। कहाँ शुरू की भैया? पेशावर से कोलकाता के लिए तार सेवा शुरू की गई। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। इसी के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी को भैया भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? तो भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है भैया? तो भारतीय रेल का जनक कौन था भैया? तो भारतीय रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और भारतीय रेल कब चलाई गई भैया? तो सबसे पहले भारत में ट्रेन कब चलाई गई या रेल कब चलाई गई? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत की गई। कहाँ से शुरुआत की गई भैया? तो मुंबई से थाणे के बीच चलाई गई। कहाँ से चलाई गई भैया? मुंबई से थाणे के बीच
सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस रेलगाड़ी का क्या नाम था जो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलवाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट की बात करता है, अगर आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है कि इनाम आयोग की स्थापना कब की गई थी? इनाम आयोग की स्थापना, तो इनाम आयोग की स्थापना कब की गई थी भैया? तो 1852 ईस्वी में की गई थी। किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में की गई थी। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए कि वुड डिस्पैच कब आया, किसके शासनकाल में आया वुड डिस्पैच कब आया भैया? तो वुड डिस्पैच जो है 1854 में आया। कब आया भैया? 1854 में आया। 1854 में आया, जिसे आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है वुड डिस्पैच को भैया? आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। कब लाया गया भैया? तो वुड डिस्पैच जो है ये लाया गया कब? तो 1854 में लाया गया। और डलहौजी ने क्या किया भैया? तो डलहौजी ने सबसे पहले एक काम और किया भैया। तो डलहौजी ने भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया भैया? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी भैया शिमला को घोषित किया था। किसने घोषित किया था? तो भैया ये किसने घोषित किया था? तो ये घोषित किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ये कुछ पॉइंट थे। अगर आप लोगों से पूछ लेता है कि इनाम आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1852 में हुई। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया? तो वुड डिस्पैच जो था ये 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया। और इसे आधुनिक युग का क्या कहा जाता था भैया? मैग्ना कार्टा कहा जाता था। लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। किसको बनाया था भैया? तो शिमला को बनाया था। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही सबसे पहले तार विभाग की शुरुआत की गई या डाक विभाग की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई? तो 1852 में की गई। सबसे पहले तार सेवा कहां प्रारंभ की गई? तो पाकिस्तान का एक जगह पड़ती थी पेशावर से कहां तक? कोलकाता के बीच शुरू की गई। भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रेल का जनक भी किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई भैया, पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई उसका क्या नाम था? अगर आप लोगों से पूछता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो भैया बेगम हजरत महल ने किया था। ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बहुत सारे पॉइंट हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करेंगे। देख लेते हैं भैया, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो जिंक है भैया, ये क्या करती है? जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। क्या करती है भैया? इलेक्ट्रॉन जो है ये उत्सर्जित करती है। क्या करती है? उत्सर्जित करती है। क्या उत्सर्जित करती है भैया? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। अगर आपकी सोडियम की बात करें भैया, तो सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है। किससे काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। तो निम्न में से कौन सी केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो भैया कौन सी है? जिंक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़े हैं या हम लोगों ने जो थ्योरी में चीज़ें पढ़ी हैं उन चीज़ों को याद कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, आप लोग अच्छे से इसको बार बार पढ़ेंगे। सुबह शाम जो चीज़ें हम नोट करा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आने वाली परीक्षा में आपको इसका जरूर लाभ मिलेगा। मैं वादा करता हूँ इस चीज़ का कि आप लोग अगर चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं और बार बार रिवीजन करिएगा जिससे आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, आप लोगों को कैसी क्लास लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गुरुजी तर्कस चैनल आपके लिए प्रतिबद्ध है, आप लोग भी हमारे लिए प्रतिबद्ध रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद भैया।